हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, जिसका फास्ट रिवीजन 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं यहां से पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो 30 मिनट के अंदर, जो कि बहुत कम होते हैं, उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपन डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हैं वो यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर है? तो 30 मिनट के लिए आप मुझे अपना समय दीजिए, फटाफट से इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? चलो, बहुत आसान तरीके से अपन इसको करेंगे। एक सेकंड, आ जाओ। तो सबसे पहली बात क्या है भाई? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। क्या होता है एसिड, क्या होता है बेसिस, क्या होता है सॉल्ट? तो आपने देखा होगा आपका स्टमक जो होता है, इस स्टमक के अंदर एक HCl नाम का एक एसिड होता है। ठीक है? कौन सा एसिड होता है? HCl नाम का एक एसिड होता है, HCl। ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एसिड है। ठीक है? जब ज्यादा एक्सेस फॉर्म में अगर एसिड हो जाए आपके स्टमक के अंदर, तो क्या होता है भैया? मम्मी कहती है, सर बेटा एसिडिटी हो गई तुझे, तेरे क्या हो गई है, एक तरह से यहां पर सेंसेशन फील होती है आपके यहां पर। क्लियर है? क्योंकि स्टमक के अंदर ज्यादा एसिडिटी हो गई है ना, HCl ज्यादा हो गया है, प्रोड्यूस ज्यादा हो गया है ना। आप अटरम सटरम चीजें खाते हो तो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो एसिडिटी हो जाती है। ज्यादा एसिड मतलब ज्यादा एसिड अगर हो गया है आपकी पेट के अंदर तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी से क्या होता है? हमारे बर्निंग इफेक्ट यहां पर देखने को मिलता है, आपको सेंसेशन फील यहां पर होती है। क्लियर है? जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है आपके पेट के अंदर। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि भैया बर्निंग इफेक्ट कम हो जाए, उसके लिए आपको कहा जाता है कि एक आप क्या लो, यहां पर इनो लो। इनो क्या होता है? इनो होता है एक टाइप का बेस। बेस लो और खत्म करो। तो इनो के अंदर कौन सा बेस होता है? मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, जिसे हम कहते हैं एक बेस है। कौन सा बोलते हैं? MgOH होल ट्वाइस। अभी अपन यहां पर पढ़ेंगे। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात, एसिड को जब बेस के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, जब आपके पेट के अंदर बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है, तो क्या करते हैं भैया? बेस को लेते हैं। इससे क्या होता है? एसिड और बेस मिलके क्या बन जाता है? सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। ये अभी आगे रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। तो सॉल्ट बन गया ना, ये सॉल्ट बन गया ना, सॉल्ट प्लस यहां पर क्या हो जाता है? वाटर बन जाता है। तो यहां पर अगर एसिड की बात करूं तो एक एसिड कोई सा भी आप ले लो, जैसे कि HCl, हमने एक एसिड ले लिया जिसके साथ में हमने एक बेस रख दिया। कोई सा भी बेस रख लो, NaOH रख लो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रख लिया, तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, वाटर बन जाएगा। तो इस तरीके की यहां पर रिएक्शंस देखने को मिलती है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो कुल मिला के अपन यहां पर इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी बनती है, HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है। बेस क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बेस जो है, हमने इसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए जो बेस लिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट? तो ये बेस है, इनो के अंदर होता है, और क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये तीन आपको वर्ड्स देख रहे हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो फटाफट से देख लेते हैं भैया एसिड्स क्या होता है। तो एसिड्स मींस जब भी एसिड्स को क्या करते हैं हम? पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो क्या करता है? ये H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? तो सब्सटेंसेस व्हिच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये वाटर है। वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो क्या करा? H प्लस आयन यहां पे क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया ये क्या है? एसिड है। तो ध्यान रखना, H प्लस आयन क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है। लेकिन H प्लस के साथ में आपको AQ भी लिखना जरूरी है, एक्वस। H प्लस इन एक्वस, ये आयन प्रोड्यूस यहां पर करता है। या आप क्या कह सकते हो? या आप ये भी कह सकते हो H3O, हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है? ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, H प्लस अकेला नहीं होता है। H प्लस क्या करता है? वाटर के साथ में मिल जाता है। ये अकेला फ्री स्टेट में नहीं होता है H प्लस आयन, तो ये वाटर के साथ में मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O प्लस ये बनाता है। इस तरीके से यहां पर क्या होती है? रिएक्शंस होती है। तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है? हाइड्रोनियम आयन कैसा बनता है? इस तरीके से यहां पर बनता है। ठीक है? चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड अभी टाइप्स ऑफ एसिड अपन पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड CH3COH, जो कि विनेगर के अंदर होता है। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। H2CO3 है ना, कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये भी हमारा क्या है? एक तरह से वीक एसिड है। तो इस टाइप के एसिड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया? एसिड्स जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, सार होते हैं, तो सार इन टेस्ट होता है। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, लिटमस पेपर को क्या करते हैं? याद रखना, एसिड जो होते हैं ABR, याद रखना बेटा, ABR, तो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। कहां पर? एसिड अगर मिल जाएगा
तो ब्लू लिटमस, ध्यान रखना, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा अगर सोल्यूशन आपका एसिड होगा। तो देखो टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। रिएक्ट विथ मेटल, जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस यहां पर निकलती है। तो कभी भी अगर एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा सॉल्ट, सॉल्ट तो बनेगा, प्लस यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है, प्रोड्यूस होती है। रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, अगर एसिड बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, क्या बनेगा, वाटर भी बनेगा और सॉल्ट भी बनेगा। तो अभी अपन आगे पढ़ने वाले। और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री आयंस होते हैं ना, H प्लस आयंस यहां पर प्रोड्यूस हो रहे, निकल रहे हैं, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन के अंदर एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं, किस किस बेसिस पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं एसिड्स को। तो देखो एसिड्स जो होते हैं बेस्ड ऑन सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन आयनाइजिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपन इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो यहां पर देखो बेस्ड ऑन सोर्सेज के अकॉर्डिंग दो टाइप के एसिड्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड मींस जो नेचर से मिलते हैं अपने को, उसको बोलते हैं नेचुरल एसिड्स, राइट। मिनरल एसिड मींस जो मैन मेड होते हैं, जिनको है ना फैक्ट्रीज में, लैब में, इनमें बनाया गया है, राइट, तो उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो ये सारे एसिड्स जो होते हैं वो नेचुरल एसिड्स होते हैं। जैसे लेमन जूस के अंदर जो एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा, वो ऑक्सैलिक एसिड है ना, टोमेटो के अंदर होता है। तो ये सारे एसिड्स क्या होते हैं, हमारे नेचुरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स जो लैब में बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बैटरी के लिए होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर होता है, क्लियर है। तो ये वाले जो एसिड्स हैं ये मैन मेड होते हैं। चलो बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर एसिड्स देखें तो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड होता है। कंसंट्रेटेड एसिड मींस क्या होता है कि जैसे हमने इसको, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर जो हमारा वाटर है वो कम है, लेकिन डाइल्यूटेड एसिड के अंदर वाटर ज्यादा है। ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब एसिड ज्यादा, एसिड एसिड जो है वो ज्यादा है और वाटर हमारा कम है, ठीक है। और डाइल्यूटेड मींस एसिड तो कम है, एसिड की क्वांटिटी हमारी क्या है, कम है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो उनको हम बोलते हैं एक तरह से डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड, अगर HCl के आगे मैंने कंसंट्रेटेड CONC लगा दिया, इसका मतलब है कि वो कंसंट्रेटेड एसिड है। HCl के आगे अगर मैं DIL डाइल्यूटेड लगा दूं तो वो डाइल्यूटेड एसिड है, ठीक है। तो समझ जाना डाइल्यूटेड है मतलब क्या है, डाइल्यूटेड मतलब एसिड कम वाटर ज्यादा, कंसंट्रेटेड मींस एसिड ज्यादा वाटर कम, क्लियर है। चलो बेस्ड ऑन आयनाइजिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आयनाइजिंग कैपेबिलिटी क्या है कि जैसे ही उसको एक्वस फॉर्म में डाला, एक्वस सोल्यूशन में डाला, वाटर में डाला, तो H प्लस आयन उसने कितने प्रोड्यूस करे, जितने ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड बेस्ड ऑन द आयनाइजिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो H प्लस आयन अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 ये क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी इनको सोल्यूशन में डालते हैं, एक्वस सोल्यूशन में, तो H प्लस आयन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड्स क्या होता है, जो H प्लस आयन कम प्रोड्यूस करता है। जैसे जितने भी नेचुरल एसिड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान रखना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। चलो नेक्स्ट, तो टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन सोर्सेज अपन देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन सोर्सेज के अकॉर्डिंग मैंने देखा नेचुरल एसिड्स ऑर्गेनिक भी बोलते हैं और मिनरल एसिड इनऑर्गेनिक बोलते हैं। नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से, इनसे मिल रहे हैं, और मिनरल एसिड्स मींस जो एक तरह से हमारे को मैन मेड होते हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, लैब में बनाए जाते हैं। नेचुरल एसिड्स को जनरली क्या कहा जाता है, वीक एसिड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक तरह से मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड जो ऑरेंज में हमारा होता है तो सिट्रिक एसिड है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड्स वो एक नेचुरल एसिड्स है, किसके अंदर होता है, विनेगर के अंदर होता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो के अंदर होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर होता है। तो ये वाले एसिड जो है वो नेचुरल एसिड्स है, राइट। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl जो स्टमक के अंदर होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी के अंदर होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स हमारे क्या होते हैं, एक तरह से मिनरल एसिड्स होते हैं। देखो कहां से मिलता है, सोर्सेज क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, इनसे मिलेंगे, और ये मिनरल्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या दो, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, मैंने आपको बताया था, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड मतलब हाई अमाउंट ऑफ एसिड और क्या है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। और डाइल्यूटेड एसिड मीन वाटर ज्यादा एसिड कम, लो अमाउंट ऑफ एसिड मोर वाटर। कोरोसिव होते हैं, ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड जो होते हैं उसके अंदर क्या है, एक तरह से एसिड ज्यादा है,
ज्यादा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कोरोजिव होगा। तो कोरोजिव होता है नेचर के अंदर, लो पीएच होता है, पीएच बहुत कम होता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता, जितना ज्यादा H प्लस आयन होंगे किसी एसिड के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा कोरोजिव और उसका पीएच वैल्यू कम होगा और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं, लेस कोरोजिव होते हैं, सेफ होते हैं और माइल्ड एसिडिक उनका नेचर यहां पर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने HCl के आगे CONC लगा दिया तो वो कंसंट्रेटेड हो गया, कंसंट्रेटेड H2SO और कंसंट्रेटेड HNO3। ऐसे डाइल्यूटेड HCl, सिट्रिक एसिड, विनेगर, ये सारे एसिड क्या है हमारे एक तरह से डाइल्यूटेड एसिड है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन आयनाइजिंग कैपेबिलिटी। आयनाइजिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ये वाटर के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। और ये वीक एसिड जो होते हैं पार्शियली आयनाइज इन वाटर। जैसे कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे तो H प्लस आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, 100% आयनाइजेशन एंड लेस देन 50% आयनाइजेशन वीक एसिड का होता है। इसका पीएच वैल्यू बहुत कम होता है, 0 से लेकर 3 तक, और इसका पीएच वैल्यू थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे होता है, 3 to 7। पीएच वैल्यू अभी मैं आपको बताऊंगा, 0 से लेकर 14 तक की रेंज होती है, न्यूट्रल होता है हमारा 7। इधर जाएंगे तो 0 से 7 है ना, 0 से 6, और इधर जाएंगे तो 8 से 14, इस तरीके से हमारा ये चलता है। और मॉडरेट होता है 3 to 7। HCl, H2SO4, HNO3 इनकी पीएच वैल्यू यही होती है, 0 से 3 के बीच में होती है। बाकी ये विनेगर है, एसिटिक एसिड और ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। चलो नेम ऑफ द एसिड्स और सोर्सेज हम देख लेते हैं, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो एसिडिक एसिड कहां पर होता है, एसिडिक विनेगर के अंदर होता है। एस्कार्बिक एसिड होता है गुआवा के अंदर, आंवला के अंदर। सिट्रिक एसिड कहां पर होता है भैया, लेमन, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, ठीक है। लैक्टिक एसिड मिल्क एंड सार, कर्ड के अंदर होता है। मेथनोइक एसिड किसमें होता है, आंट की स्टिंग जो होती है ना उसके अंदर, और नेटल स्टिंग के अंदर मेथनोइक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो के अंदर होता है। और टार्टरिक एसिड भैया टर्मरिंड के अंदर होता है, टर्मरिंड। और ग्रेप्स के अंदर भी टार्टरिक एसिड होता है, ग्रेप्स आ जाए तो टार्टरिक एसिड याद रखना, टार्टरिक एसिड उसके अंदर होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है ना। तो रिएक्शन विथ मेटल्स, ध्यान रखना, जब एसिड्स मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, याद रख लेना, जब भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे यहां पर देखो, एक मेटल ले ली, जिंक ले ली, जिंक के साथ में हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा, दोनों रिएक्ट करेंगे तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी। ऐसे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड करवाया तो सॉल्ट, और कार्बोनेट में आ रहा कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा, ठीक है। तो देखो मेटल कार्बोनेट हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया एक, तो Na2CO3 ले लिया, Na2CO3 के साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया तो क्या बना, NaCl। NaCl क्या है हमारा, एक सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर क्या बन गया है, वाटर बन गया। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। चलो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कर लेते हैं। जो हमारा यहां पर हाइड्रोजन बन रहा है, जब मेटल को हमने एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाओ, तो ये हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे करें, इस चीज को देख लेते हैं, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को क्या करा, एक तरह से गैस को कलेक्ट करने की कोशिश करी। कैसे बनाएंगे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कैसे होगी, इस चीज को समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर जिंक के ग्रेनुअल्स ले लिए, तो जिंक ग्रेनुअल्स हमने ले लिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या कोई सा भी H2SO4 ले लो, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। तो देखो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और जिंक ग्रेनुअल ले ली, इन दोनों को हमने क्या करवाया, इसमें डाली टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद में यहां से निकली हाइड्रोजन गैस। जब ये हाइड्रोजन गैस निकली तो हाइड्रोजन गैस को क्या करा हमने, पास किया एक तरह से सोप सोल्यूशन से, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहां से, और ये सोप सोल्यूशन से इसको क्या किया है हमने, यहां पर पास किया है। क्यों किया सोप सोल्यूशन से, जिससे कि क्या हो, इसके बबल्स बने। अब ये क्या कर रहे हैं, इसके बबल्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं, और इन बबल्स के अंदर क्या है, इस बबल के अंदर हमारी हाइड्रोजन गैस है, इन बबल्स के अंदर हमारी हाइड्रोजन गैस है। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर इसके पास में लेके आएंगे एक मैच स्टिक, ठीक है, एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, और या मैच स्टिक ले आओ। जब इसको जलाएंगे यहां पर तो क्या होगा, पॉप साउंड करेगा, पॉप पॉप, इस तरीके से पॉप साउंड यहां पर देखने को मिलेगा। अगर पॉप साउंड हो रहा है, इसका मतलब है कि यार यहां पर ये जो निकलने वाली गैस है, जो बबल्स के फॉर्म में आपकी गैस निकल रही है, जो बबल्स है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि पॉप साउंड अगर करेगा। क्लियर है। तो क्या होता है भैया, इफ द गैस इज हाइड्रोजन, अगर गैस हाइड्रोजन है तो इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड, याद रखना। तो हाइड्रोजन गैस इज हाईली फ्लेमेबल होती है, ध्यान रखना, हाईली फ्लेमेबल कंबस्टिबल गैस होती है। ये हेल्प नहीं करती कंबशन में, हेल्प नहीं करती है, लेकिन कंबस्टिबल खुद जल जाती है, लेकिन किसी को जलाने में मदद नहीं करती, इस चीज का ध्यान रखना। कंबस्टिबल गैस होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, जैसे ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है
तो इट एक्सप्लोड स्लाइटली प्रोड्यूसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉप साउंड। ठीक है, तो ये क्या करती है, एक तरह से स्लाइटली एक्सप्लोड होती है, तो ये एक तरह से पॉप साउंड क्रिएट करती है, पॉप 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 इस तरीके से। तो यहां पर आपने समझ लिया पॉप साउंड कौन सी गैस क्रिएट करती है, हाइड्रोजन गैस करती है। तो जैसे यहां पर देखो जिंक का जब HCl के साथ में रिएक्ट करवा हुआ है तो जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पर रिएक्ट होगी। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। चलो, अब हाइड्रोजन गैस किसमें नहीं होगी, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब मेटल एक तरह से हमारा किसके साथ में, एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज होती है। क्लियर है। अब मेटल कौन कौन सी मेटल है जिसके साथ में एसिड रिएक्ट करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उस चीज को भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। क्लियर है। तो आपको ऐसा लगेगा यार मेटल है तो भैया चलो हाइड्रोजन गैस तो होगी, नहीं, सब में ऐसा नहीं होता है। देखो जब जिंक HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है यहां पर तो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, जिंक प्लस मेटल। ठीक है, जिंक प्लस एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूटेड है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, कोई दिक्कत नहीं, हो सकती है यहां पर रिएक्शन। अगर इन रिएक्शंस को अगर आप देखोगे तो जिंक जब HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक आ गया यहां पर बैठ गया, तो जिंक Cl2 बन गया। ठीक है, जिंक क्लोराइड बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से डिस्प्लेस हो गया। तो यहां पर क्या हो गई, ये वाली रिएक्शंस जो हो गई है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ऐसे यहां पर देखोगे तो इसको भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, तो जिंक यहां पर आके बैठ जाएगा, तो जिंक सल्फेट यहां पर बन जाएगा, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो यहां पर भी हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां पर अगर इस केस में देखोगे तो देखो यहां पर जिंक जो है ना ये हाइड्रोजन के यहां पर आके क्या बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है, लेकिन HNO3 ये एक क्या है, एक एसिड होता है जो कि क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन टू H2O के अंदर, तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं बनेगी, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा वाटर। क्लियर है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही है यहां पर बनेगा वाटर, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। तो याद रखना जब जिंक HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा, जिंक या कोई सा भी मेटल अगर HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो वहां पर आपकी क्या नहीं बनेगी, हाइड्रोजन गैस यहां पर नहीं बनेगी। जबकि ये भी क्या है, ये मेटल है, ये एसिड है, लेकिन यहां हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही है। ऐसे कॉपर जब HCl के साथ में रिएक्ट करता है या H2SO4 डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो देखो कॉपर भी एक तरह से यहां पर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे आता है। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, हाइड्रोजन के ऊपर आने वाली जितनी भी मेटल है इनके साथ में आपकी रिएक्शन हो सकती है। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल है उनके साथ में आप रिएक्ट करवा सकते हो, जैसे जिंक को HCl के साथ में रिएक्ट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, क्योंकि जिंक क्या कर देगा, H को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है। लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखोगे, इस वाले केस में तो कॉपर H को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर कहां पर आता है, हाइड्रोजन के यहां पर नीचे की तरफ आता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो पाएगी क्या, नहीं होगी, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, तो यहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगी। ऐसे यहां पर देखो कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड, अगर H2SO4 है, कंसंट्रेटेड की बात कर रहा हूं, तो यहां पर भी हमारी क्या नहीं हो पाएगी, एक तरह से हाइड्रोजन गैस यहां पर नहीं हो पाएगी, H2O सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ऐसे कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 आ जाए तो ध्यान रखना कुछ नहीं होगा, रिएक्शन यहां पर भी एक तरह से हाइड्रोजन गैस यहां पर प्रोड्यूस नहीं होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है नॉन ऑक्सीडाइजिंग अगर एसिड है, जैसे कि HCl हुआ, डाइल्यूटेड H2SO4 है, तो ये हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड आ गया, जैसे कि HNO3 आ गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 आ गया, कंसंट्रेटेड ध्यान रखना, है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसकी जगह क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनको ये प्रोड्यूस करते हैं यहां पर। चलो, तो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन फटाफट से कर ले, कैसे आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो असर्शन एंड रीजन है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सही बात है, जब जिंक HNO3 के, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो HNO3 के साथ में जब रिएक्ट करेगा आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, जब जिंक आपका रिएक्ट करेगा, जिंक जब आपका रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस क्या इवॉल्व होगी, यस, बिल्कुल नहीं होगी, इसने बोला नॉट इवॉल्व, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू बोली। नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। देखो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजेस हो जाता है द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर, जो हाइड्रोजन गैस है वो एक तरह से प्रोड्यूस कर देती है वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, और खुद रिड्यूस हो जाता है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो असर्शन ए एंड आर इज द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। चलो नेक्स्ट, अब कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे एक तरह से टेस्ट करोगे, जैसे कि आपने जब क्या करवाया था सर, मैंने करवाया था जब एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ में, है ना, मैंने आपको बताया एसिड को जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में जब रिएक्ट करवाएंगे तो यहां पर सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट के साथ में आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी,
और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बनेगा। तो क्या यहां पर हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही हाइड्रोजन गैस बनाता हमारा कब, जब एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाया था, राइट। और किसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनी थी वो भी मैंने आपको बता दिया। तो कब बना था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन यहां पर गैस निकलती है, ये मैंने आपको बताया था एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्ट करे। और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसे निकलती है, कैसे टेस्ट करती है, ये बता दिया। अब यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको कैसे टेस्ट करेंगे हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का तरीका बताता हूं। देखो आप क्या कर सकते हो, जो हमारा स्लैक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराओ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, स्लैक लाइम लेना है, उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये एक तरह से क्या होती है, व्हाइट कलर की पीपीटी होती है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, व्हाइट कलर की क्या होती है, पीपीटी होती है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो व्हाइट कलर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, एक तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन हुई तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो आपका लाइम वाटर था, एक तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। और लाइम वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है। तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके मिल्की हो जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगी, मिल्कीनेस आ जाएगी, ठीक है। ये मिल्की हो जाएगा, दूधियापन आ जाएगा। अब मिल्कीनेस, अब एक्सेस फॉर्म में अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस वाटर बना, अब एक्सेस फॉर्म में अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और हमने क्या करी, और कार्बन डाइऑक्साइड इसको पास करवाते रह रहे हैं। तो देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट तो था ही, CaCO3 तो था ही, है ना, और यहां पर था वाटर, और इसके साथ में और हमने कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करवाई CO2, ये तो था, ये तो बना ही था, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन CaHCO3 यहां पर बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है। तो यहां पर इस केस में क्या हो जाती है, इसकी मिल्कीनेस फिर क्या हो जाती है, यहां पर ये बनते ही हमारा क्या हो जाता है, मिल्कीनेस यहां पर डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है, मिल्कीनेस डिसअपियर। तो ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस फॉर्म में अगर आप करवाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, तो क्या हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। तो यहां पर देखो कैसे का आप टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक्सेल कौन सी गैस करते हो, आप करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल ऑक्सीजन, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या किया, यहां पर देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक तरह से एक्सेल कर रहा है इसके अंदर गैस, है ना। हमने ले लिया यहाँ पर लाइम वाटर सोल्यूशन, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, और ये क्या कर रहा है, इसके अंदर एक्सेल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भाई इसके अंदर यू कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो CO2 के साथ में ये रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो ये कैसा हो जाएगा सोल्यूशन, ये हो जाएगा लाइम वाटर, एक तरह से मिल्की हो जाएगा। तो ये देखो मिल्की हो जाएगा, और ज्यादा इसने किया तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, एक तरह से मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर भी हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, इस तरीके से आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी आता है। चलो अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी करेगा तो वही बनेगा सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। जैसे कि यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया NaHCO3, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाया, तो सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यहाँ पर बना है। तो याद रखना है रिएक्शन विद बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो एसिड प्लस बेस ऑब्वियसली बात है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया, तो क्या बनेगा, NaCl, कॉमन सॉल्ट बन गया है NaCl प्लस यहाँ पर वाटर बन चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें रहती है। चलो रिएक्शन विथ मेटल, अगर एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो मैंने अभी आपको बताया क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस यहाँ पर मेटल ऑक्साइड, सॉरी एसिड प्लस मेटल तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड, है ना। तो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो होता है ना वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, इसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एसिड जब बेसिक के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो यहाँ पर देखो सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको कॉपर ऑक्साइड, है ना, मेटल कॉपर मेटल है, तो मेटल ऑक्साइड होगी ना, कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड होगी। तो HCl जब कॉपर ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, और H2, कॉपर क्लोराइड क्या है हमारा, एक सॉल्ट है, और यहाँ पर वाटर बन चुका है। तो ये चीजें अपने को याद रहनी चाहिए। अब प्रिपरेशन ऑफ HCl देख लेते हैं। HCl गैस देखो, हमने हाइड्रोजन गैस का देख लिया कैसे साउंड करते हैं, है ना, कैसे टेस्ट करते हैं, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देख लिया। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। HCl गैस की हम कैसे प्रिपरेशन यहाँ पर करेंगे। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में हमने जब रिएक्ट करवाया तो क्या बना भैया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl, ठीक है। कभी भी अगर हमें HCl गैस को प्रिपेयर करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा सॉल्ट, NaCl लिया और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है, एक तरह से ये एक हमारा
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है, और क्या बना हमारा HCl बना। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये एक तरह से हमारी गैस प्रोड्यूस यहाँ पर होगी। इस तरीके से HCl की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। यहां पर देखो अब HCl जब फॉर्म होगी तो किस तरीके से उसकी टेस्ट करेंगे, तो इस चीज को भी देख लेते हैं। देखो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहली बात हाइड्रो HCl बनाने के लिए हमने NaCl डाला, तो ये सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया NaCl, और हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा और यहां से निकलेगी HCl गैस। जब ये HCl गैस यहां से निकलेगी तो ये बाहर निकल रही है, और हमने क्या किया, HCl गैस जो होती है हाइड्रोक्लोरिड गैस HCl, तो HCl हमारा क्या होता है, एसिड होता है। तो इसकी जो गैस होगी, एसिड जो होगा, तो HCl गैस जो होगी वो एक तरह से कैसी होगी, वो होगी एसिडिक गैस। कैसी होगी, एसिडिक गैस। अब एसिडिक गैस होगी तो आपको पता है ना, ब्लू लिटमस पेपर अगर मैं लेता हूं तो ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा जब एसिड होगा। एसिडिक अगर गैस है तो ब्लू लिटमस पेपर लूंगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ABR मैंने आपको याद करवाया, ABR, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में। तो हमने क्या करा, ब्लू लिटमस पेपर यहां पर लिया है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमने देखो जो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनी है, ड्राई लिटमस पेपर लिया है और ड्राई ही एसिड लिया है, ध्यान रखना, ठीक है। जो HCl गैस है यहाँ पर वो भी ड्राई है, और लिटमस जो है ना, लिटमस यहाँ पर जो लिटमस आपको दिख रहा है वो भी एक तरह से क्या है, ड्राई है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि एसिड को एसिड प्रॉपर्टी बताने के लिए, एसिड एसिड है ये बताने के लिए उसके पास में होना चाहिए वाटर, मॉइस्चर होना चाहिए, है ना। जब तक वाटर नहीं होगा एसिड के पास में, तो भैया जब भी तो मैंने आपको कहा था कि क्या करता है एसिड जो है वो एक तरह से वाटर में डालने के बाद में H+ आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन H+ के साथ में AQ भी लिखा जाता है, राइट। या आप क्या कह सकते हो, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है H3O+, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि H+ ओनली नहीं, H+ एक्वस बोलेंगे अपन, ठीक है। तो वाटर के साथ में जब रिएक्ट करता है H+, तो वाटर के साथ में जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो वाटर मिलना उसको जरूरी है, उसको मॉइस्चर मिलना जरूरी है, जब भी वो H+ आयन आपको दिखा पाएगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं होगा। अब देखो इस टेस्ट को अपन इसमें देख लेते हैं। HCl गैस क्या थी, एसिड थी, तो ये HCl गैस निकली और यहां पर मैंने रखा ब्लू लिटमस पेपर। अब एक बात बताओ, अगर HCl गैस आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक गैस है तो ये तो एसिड होगा, तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को जैसे कांटेक्ट में आएगा एसिड, तो क्या होना चाहिए, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होगा, नो कलर चेंज, यहां पर कोई कलर ही चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर कोई कलर चेंज नहीं हुआ। ये क्या हो गया भैया, ये कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसको मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट थी, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है। यहां पर ड्राई ही लिटमस है और ड्राई ही एसिड है, तो यहां पर तो वाटर की है ही नहीं, कुछ क्वांटिटी नहीं है। और वाटर जब उसको नहीं मिलेगा, HCl को अगर वाटर नहीं मिला, उस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड को अगर वाटर नहीं मिला, तो क्या वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां पर ये जो है ना, कलर चेंज नहीं हुआ ब्लू लिटमस का। अब देखो सेकंड वाले में, देखो इसके अंदर हमने क्या किया, वही सेम चीज हमने यहां पर करी है, और यहां से निकल रही है हमारी हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है। अब क्या किया हमने, ब्लू लिटमस पेपर ही लिया, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो गया, देखो यहां पर दिख रहा है ये रेड में कन्वर्ट हुआ। क्यों हुआ, इसका कारण ये है कि हमने अब की बार लिटमस पेपर जो लिया ना, वो मॉइस्चर लिटमस पेपर लिया, मोस्ट लिटमस पेपर लिया। यहां लिटमस पेपर हमने ड्राई लिया था, यहां मोस्ट लिटमस पेपर। तो देखो HCl गैस तो ड्राई ही निकल रही है, लेकिन लिटमस पेपर क्या है, मोइस्ट। तो जैसे ही अगर HCl को क्या है, मोइस्ट मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो वो क्या कर देगी, अपनी प्रॉपर्टी को शो कर देगी। तो कुल मिला के ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम समझ जाएंगे अरे HCl गैस तो हमारी एसिडिक। क्लियर है, इस तरीके से अपन करते हैं। अब ध्यान रखना, एक्चुअली में सही तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस चीज को हम क्या करते हैं, जब ह्यूमिडिटी होती है, ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी के अंदर तो मॉइस्चर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस HCl गैस को गार्ड ट्यूब से पास करवाएंगे। तो गार्ड ट्यूब कंटेनिंग क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गार्ड ट्यूब से पास करवाते हैं उस HCl गैस को, जिससे कि मॉइस्चर जो है ना वो उसको टच ना करे। तो कैल्शियम क्लोराइड गैस से उसको, कैल्शियम क्लोराइड होता है, गार्ड ट्यूब जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, वो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एक तरह से सोख लेता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। हमेशा ध्यान रखना, एसिड के अंदर वाटर मत डालना, वाटर के अंदर एसिड डालना, ठीक है। एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना। कभी अगर एसिड है और एसिड के अंदर उठा के वाटर डाल दिया, गलती मत कर देना, है ना, शक्ल बिगड़ जाएगी, तुम्हारी शक्ल बुरी तरीके से बिगड़ जाएगी। तो एसिड के अंदर वाटर एक तरह से हम क्या डाल सकते हैं, वाटर टू एसिड, वाटर टू एसिड, या एसिड टू वाटर, क्या बोलेंगे, क्या वाटर टू एसिड, वाटर के अंदर एसिड डाल सकते हैं, यस वाटर के अंदर एसिड डाल सकते हैं।
क्या एसिड के अंदर वाटर डाल सकते हैं? नहीं, गलत बात है, हालत खराब हो जाएगी। समझ गए बात? तो बस ये इतना सा याद रखना, ये डेंजरस होता है, ये डेंजरस होता है, ये सेफ होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेसिस। अब बेसिस के बारे में कर लेते हैं, एसिड समझ लिया अपन ने, अब बेसिस के बारे में चलते हैं। बेसिस क्या होते हैं? तो बेसिस क्या होते हैं, जैसे ही एसिड को हमने वाटर के अंदर डाला H प्लस आयन प्रोड्यूस हुए, बेसिस को हम वाटर के अंदर डालेंगे तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिस क्या करते हैं, एक तरह से OH माइनस आयन को क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, इसने क्या किया यहाँ पर, इसने OH माइनस आयन यहाँ पर क्या करने लग गया है, प्रोड्यूस करने लग गया। तो ऐसे ही जैसे एसिड्स होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक, और ऐसे ही बेसिस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये वीक बेस होता है। ऐसी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो बीटर होते हैं, जैसे एसिड हमारे सार थे टेस्ट के अंदर, वैसे ये टेस्ट के अंदर बीटर होते हैं, सोपी होते हैं, इनको टच करते हैं तो थोड़ा सा चिकनापन महसूस होता है। टर्न्स रेड लिटमस को ब्लू में। अब ध्यान रखना, उसमें मैंने ABR याद करवाया था, यहां याद रखना BRB। क्या याद रखोगे, BRB। तो बेस अगर है तो बेस में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्ट विद एसिड, जब रिएक्ट करेंगे ये एसिड के साथ में बेसिस, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन। और रिएक्ट विद सम मेटल, कुछ मेटल के साथ में भी ये रिएक्ट करता है, जैसे कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। अभी देखेंगे फटाफट से, क्लियर है? तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अभी देख लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, कैसे हम क्लासिफाइड करें, जैसे एसिड को किया था, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, और इनकी आयनाइजिंग कैपेबिलिटी की, जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस, और यहां पर सल्यूबल है या इनसल्यूबल है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सल्यूबल बेस क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर में सल्यूबल हो उनको सल्यूबल बेसिस बोलते हैं। ध्यान रखना, इनको हम एल्कली भी बोलते हैं, जो भी वाटर में सल्यूबल होंगे, ऐसे बेसिस जो वाटर में सल्यूबल होंगे उनको एल्कली बोलते हैं, और इनसल्यूबल बेस ये वाले हैं। तो सल्यूबल बेस कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक तरह से क्या होता है, एल्कली होता है। ठीक है, और इनसल्यूबल बेस जैसे कॉपर सेकंड ऑक्साइड COO जो होता है, वो एक तरह से इनसल्यूबल बेस। आयनाइजिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस, है ना। आयनाइजिंग कैपेबिलिटी मतलब कितने OH माइनस ज्यादा इसने प्रोड्यूस किए हैं, कितना कंप्लीटली आयनाइज ये हुआ है या नहीं हुआ। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वो पूरा कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, वीक बेस पार्शियली होते हैं। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये ज्यादा OH प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, कंप्लीटली आयनाइज्ड है, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कम एक तरह से क्या करेगा, पार्शियली आयनाइज्ड हुआ है, तो ये कम OH माइनस आयन ये प्रोड्यूस करेगा। तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर टू गिव OH माइनस आयन, और वीक बेसिस जो है वो पार्शियली आयनाइज्ड हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन फटाफट से लगा लेते हैं। देखो क्या कहा है, द बॉन्डिंग साइन शोन इन द गिवन फिगर मस्ट इनवेरिएबली बी डिस्प्लेड पोस्टेड ऑन द कंटेनर्स व्हिच कंटेन हाइड्रोक्साइड ऑफ। तो किसका, तो देखो व्हिच कंटेन्स, है ना। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस आपको बताना है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक तरह से बेस का ही होता है, तो स्ट्रॉन्ग आपको यहां पर बेस बताना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर कौन सा दिख रहा है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम या मैग्नीशियम, कौन सा हार्मफुल है। यहां पर आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको हाथ दिखा रहा है, इस हाथ के ऊपर ये देखो, ये ट्यूब से, टेस्ट ट्यूब से क्या निकल रहा है, ये कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ये हाइड्रोक्साइड ऑफ कुछ निकल रहा है। किसका हाइड्रोक्साइड निकल रहा है, तो आपको देखना है किसका हाइड्रोक्साइड होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड हुए, स्ट्रॉन्ग बेस हुए, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, बहुत हार्मफुल, ये एक तरह से आपकी स्किन को बर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो स्किन को आपको ये दिखा रहा है, ये डैमेज पहुंचा रहा है, ये एक तरह से यहाँ से आपको बता रहा है। ठीक है, तो डैमेज कौन पहुंचा सकता है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, हाइड्रोक्साइड किसका होगा, सोडियम NaOH जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबल के अकॉर्डिंग, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे सॉल्युबल बेसिस होते हैं, इनसॉल्युबल बेसिस होते हैं। जो वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको एल्कली बोलते हैं। क्या ऑल एल्कली, जितनी भी एल्कलीज होगी वो बेस होगा, यस। लेकिन ऑल बेसिस आर एल्कली हम कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि ऑल बेसिस के अंदर इनसॉल्युबल बेसिस भी आएंगे। इनसॉल्युबल बेसिस को एल्कली बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस उनको एल्कली बोलेंगे, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये अलग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कली होती है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड ये क्या होती है, ये एक तरह से एल्कली नहीं होती। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली, याद रखना। चलो नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस, जैसे हमने एसिड की रिएक्शन करवाई थी, हमने ऐसे ही बेसिस की रिएक्शन करवा देते हैं। तो बेसिस जब मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ध्यान रखना कौन सी मेटल होगी, सिर्फ ओनली एम्फोटेरिक मेटल के साथ में ही रिएक्ट करता है बेसिस। तो आपके सिलेबस में सिर्फ जिंक है, जिंक के साथ में ही रिएक्ट करानी है। जिंक और एल्यूमिनियम आपको याद रखनी है, ये एम्फोटेरिक मेटल होती है, इनके साथ में रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया बेस और प्लस जिंक,
तो जब बेस जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा तो आपको पता है सोडियम जिंकेट बनाएगा, ये याद रखना, सोडियम जिंकेट, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट, है ना, यहां लिख देता हूं। चलो, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पर प्रोड्यूस होगी। तो आपको पता है बेस प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल कौन सी? सिर्फ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में कौन कौन सी आती है? जिंक और आपकी एल्यूमिनियम, ठीक है। व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म, जब जिंक आपका रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो देखो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना? Na2ZnO2, सोडियम क्या बना? ये एक तरह से सोडियम जिंकेट बना। तो सोडियम जिंकेट कहां पर दिख रहा है? ये रहा भैया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड, जब बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो एसिड प्लस बेस तो सर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl। चलो ठीक। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, अगर नॉन मेटल, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था मेटल ऑक्साइड जितनी भी होती है, मेटल ऑक्साइड जितनी भी होती है वो क्या होती है? बेसिक होती है, बेसिक इन नेचर होती है। बोलो होती है या नहीं होती है? तो हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई थी? हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी एसिड के साथ में। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। जनरली क्या होती है? एसिडिक इन नेचर होती है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी? इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ में। तो नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ में करवाई, तो बेस के साथ में जैसे करवाई तो आपको पता है एसिड प्लस बेस तो हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, तो यहां पर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O यहां पर बनने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, हम बेसिस की अमोनियम सॉल्ट के साथ में भी करवा सकते हैं। अमोनियम सॉल्ट कौन सा होता है? देखो NH4Cl है ना, अमोनियम क्लोराइड, NaOH बेस लिया, अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाई तो NaCl यहां पर बना है, ये NaCl बन गया, वाटर बन गया और अमोनिया गैस यहां पर निकलेगी। तो ये याद रखना आपको। तो बेसिस किस किस के साथ में रिएक्ट करते हैं ये याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन एसिड के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्योंकि एसिडिक नेचर होता है उनका तो इसके साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। अमोनियम सॉल्ट अभी हमने किया है NH4Cl के साथ में, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे कौन सा? एल्यूमिनियम और जिंक के साथ में ये रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज यहां पर करते हैं। चलो नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमने देख लिया कि जब एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, ये यहां पर देखो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। एसिड आप कोई सा भी ले लो भैया, HCl ले लो, ये लो ये HCl, और बेस आप कोई सा भी ले लें, NaOH ले लिया मान के चलो, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है, तो सॉल्ट एंड वाटर यहां पर बन जाता है। चलो, तो कौन कौन से एसिड्स होते हैं? जैसे हमने टाइप्स ऑफ एसिड्स देख लिए, तो यहां पर आपको देखना है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब बनेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा एक, आपको पता है एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो कौन सा वाला सॉल्ट बनेगा इस चीज को देखते हैं। देखो अगर स्ट्रॉन्ग ही एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो न्यूट्रल यहां पर सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल यहां पर सॉल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, प्लस यहां पर वाटर तो बनना ही है। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो क्या है यहां पर? यहां पर है मेरे प्यारे बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक यहां पर सॉल्ट बनेगा। तो कुल मिला के यहां पर जो सॉल्ट आपको नजर आ रहे कौन कौन से? न्यूट्रल सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट आ जाए तो समझ जाना एसिडिक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। बेसिक सॉल्ट आ जाए तो समझ जाना बेसिक सॉल्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग तो बेस होगा और वीक एसिड होगा। अगर न्यूट्रल सॉल्ट आ जाए तो समझ जाना भैया स्ट्रॉन्ग ही एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, या फिर हो सकता है वीक ही एसिड वीक ही बेस, तो भी न्यूट्रल बनता है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा ध्यान रखना भैया किस तरीके से यहां पर बन रहा है। ठीक है, चलो और बाकी ये सोडियम, ये जो है ना एसिडिक सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा एक एसिडिक सॉल्ट होता है। तो इनके याद रख लेना थोड़े से, न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होता है, हमारा बेसिक सॉल्ट कौन सा होता है, ये सारी चीजें। हाइड्रोनियम, हाउ इज वाटर प्रोड्यूस्ड इन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है इस चीज को भी समझ लेते हैं। देखो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो एसिड आपका बेस के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, H2O बनता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वाटर जो बना वो कैसे बना, इस चीज को समझते हैं। तो देखो एसिड है तो एसिड आपको पता है H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। H प्लस आयन मतलब H3O हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है, तो H3O प्लस हम लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिस क्या करेगा? बेसिस करेगा OH माइनस आयन को प्रोड्यूस, OH माइनस आयन। ये दोनों मिलके क्या बना रहे? ये दोनों मिलके वाटर नहीं बना रहे, बताओ, H2O नहीं बना रहे। तो इन दोनों के मिलने से H2O हमारा क्या होता है? फॉर्मेशन होती है। तो ये जो H2O आपको नजर आ रहा है वो इसके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और इसका OH हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वाटर यहां पर बनता है।
चलो नेक्स्ट डेली लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर हम किसके देख रहे हैं, एक तरह से न्यूट्रलाइज के। तो इनडाइजेशन के अंदर न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट अपन देख रहे हैं कैसे इंपैक्ट करता है ये एक तरह से। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इनडाइजेशन है ना, स्टमक में प्रॉब्लम आ गई आपके, ज्यादा HCl आपके स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो गया, तो न्यूट्रलाइज उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, बेस लेते हैं, इनो लेते हैं। इनो के अंदर आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, एंटासिड के तौर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडाइजेशन में हेल्प करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी। ऐसे बी स्टिंग, अगर आपको बी स्टिंग मधुमक्खी की भैया आपको डंक लग गया, तो मधुमक्खी का डंक जो होता है वो एक एसिड को आपको छोड़ता है ना, उसका न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। मिथेनोइक एसिड छोड़ता है वो आपके, तो मिथेनोइक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो एसिड के साथ में क्या रख लिया भैया, बेस रख लिया, तो न्यूट्रलाइज हो गया इफेक्ट। वास्प स्टिंग, वास्प स्टिंग बेसिक नेचर की होती है, बेसिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड की रिक्वायरमेंट है, एसिड विनेगर लेंगे, तो कभी भी अगर वास्प स्टिंग अगर हो जाए तो एसिड्स लाइक विनेगर का यूज किया जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट करने के लिए भैया अगर सॉइल आपकी ज्यादा एसिडिक है तो बेस यूज किया जाता है, ज्यादा बेसिक है तो एसिडिक यूज किया, तो एसिडिक सॉइल है तो उसको स्लैक लाइन से ट्रीट किया जाता है। फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो कुल मिला के ये आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो हमेशा ध्यान रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होगी तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, और ये जो रिएक्शन है ना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर क्या होती है, हीट निकलती है। ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट निकले, प्रोड्यूस हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ध्यान रखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है तो इसको हम बोलेंगे, क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन एसिड बेसिस, है ना। एसिड और बेसिस के अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। मेरी कोशिश थी 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करूंगा, लेकिन 45 मिनट हो गए, मेरे को लग रहा है ये 1 घंटे तक वीडियो जाएगी शायद, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पूरा कंप्लीट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। अब कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं एसिड और बेसिस के अंदर, इसको देख लेते हैं। तो टेस्ट जो होता है वो सारिन टेस्ट होता है, बेसिस जो होते हैं वो बीटर होते हैं टेस्ट के अंदर। पीएच वैल्यू जो होती है एसिड की, अभी पीएच देखेंगे अपन, पीएच वैल्यू एसिड की कम होती है, ठीक है। देखो ऐसे होती है, पीएच स्केल जो होती है वो ऐसे होती है, तो यहाँ पे होता है 0, यहाँ होता है 14 और बीच पे होता है 7, है ना। तो एसिड जो होते हैं ना वो यहां से लेके यहां तक में आएंगे, यहां से लेके यहां तक में एसिड आते हैं, और यहां से लेके यहां तक में बेस आते हैं। ऑब्वियसली बात है 7 से कम ही होगी तो लेस देन 7, और यहां पर ग्रेटर देन 7 होती है। लिटमस टेस्ट जब करते हैं तो मैंने ABR और BRB आपको करवाया, तो ABR यहां पर तो एसिड मिलेगा तो ब्लू टू रेड, और BRB याद रखना, BRB मतलब अगर बेस मिल गया तो रेड टू ब्लू होता है। नेचर कैसा होता है इसका, कोरोजिव होता है एसिड का, और बेस का कॉस्टिक होता है। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी तो दोनों में होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक तरह से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। आयन रिलीज इन वाटर, कौन सा आयन रिलीज करता है, H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन, और ये OH- आयन को रिलीज करता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे HCl हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड ये है, NaOH ये है भैया, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पर एक तरह से रिएक्शन जब मेटल के साथ में करते हैं तो सिर्फ, वैसे तो रिएक्शन होती नहीं है, कुछ मेटल है, कौन कौन सी, जो एम्फोटेरिक मेटल होती है, एल्यूमिनियम और जिंक, यहाँ अपन लिख सकते हैं एल्यूमिनियम और जिंक, इनके साथ में रिएक्ट करके, है ना, कहां पे गया ये रहा, यहां लिखना चाहिए था, एल्यूमिनियम और जिंक के साथ में ही रिएक्शन होती है, बाकी नहीं होती। रिएक्शन विद कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तो हमारा रिएक्शन करता ही नहीं है कार्बोनेट के साथ में। और स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रॉन्ग वीक टाइप के होते हैं, ऐसे ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक टाइप के हमारे होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर अब पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, एक तरह से आपको बताता है कि यार किसी एसिड जो है ना वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, उसकी पीएच वैल्यू आपको बताएगा। पीएच वैल्यू से आप बता सकते हो कि यार ये कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, क्लियर है। तो अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, क्या करता है, यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए होता है। शोइंग डिफरेंट कलर्स, कैसे शो करता है ये, डिफरेंट कलर, कलर आपको बताएगा उससे, और डिफरेंट पीएच वैल्यू आपको बताएगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। देखो यहां पर यूनिवर्सल इंडिकेटर दिया हुआ है, एक ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो यूज कर रहा हूं मैं वो पीएच पेपर है। अलग अलग टाइप के यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, लेकिन यहां पर जो मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर रहा हूं ये पीएच पेपर है, कॉमन है। तो पीएच पेपर हमने लिया, तो ये पीएच पेपर है। इस पीएच पेपर के ऊपर आप देख रहे हो यहां पर बीच में दिख रहा है 7, ये है एक तरह से न्यूट्रल, और यहां पर 7 के इधर आएंगे तो ये 0 है, ये है ज्यादा एसिडिक, और ये है ज्यादा बेसिक एल्कली, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो यहां पर बैटरी आपको नजर आ रहा है, बैटरी जो होती है उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है उसके अंदर, तो H2SO4 की जो पीएच वैल्यू होती है वो 0-1 के आसपास होती है ना। ऐसे स्टमक एसिड दिख रहा है, स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारा, HCl होता है, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1-2 के आसपास होती है।
ऐसे लेमन आपको दिख रहा है, लेमन का सिट्रिक एसिड होता है, सोडा है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, कॉफी में कैफीन एसिड होता है, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, वाटर हमारा न्यूट्रल हो गया एक तरह से, है ना, डिस्टिल्ड वाटर की बात हो रही है तो ये न्यूट्रल हो गया। ऐसे ब्लड का 7.4 होता है, ब्लड का जो पीएच होता है 7.4, तो 7 से 8 के बीच में आ गया। तो इस तरीके से हमारा होता है। तो मेन याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में स्टमक टेबल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्टमक टेबल, इसका याद रखना क्या होता है, 10 होता है पीएच वैल्यू, और 14 हमारा किसका होता है, एक तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका होता है। क्लियर? तो ये चीज अपने को याद रखनी है। तो आपको बता देगा पीएच वैल्यू और कलर के साथ में। अब कलर कैसे बताएगा आपको, ये ऐसे याद रखना है, विप विप और बीच में आ रहा है जी, ग्योर। ठीक है, तो यहां पर देखो रेड है, रेड के बाद में थोड़ा थोड़ा फिर यहां पर ऑरेंज आ गया, ऑरेंज के बाद में थोड़ा थोड़ा येलोपन आ गया, येलो के बाद में ये ग्रीन आ गया, ग्रीन के बाद में इधर फिर ब्लू, ब्लू आपको आज दिख रहा है, फिर थोड़ा सा इंडिगो दिख रहा है, और फिर वॉयलेट कलर दिख रहा है। तो अगर वॉयलेट कलर है तो ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग बेस है, इंडिगो है तो थोड़ा सा कम है, ब्लू है तो ये बेस है, एक तरह से वीक बेस है, और ग्रीन है तो न्यूट्रल है, वाई येलो है तो एक तरह से क्या है, वाई है। देखो ज्यादा एसिडिक होगा ना तो इधर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और इधर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर रेड आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ओ आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच वाला जो पार्ट है थोड़ा सा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि किसका स्ट्रॉन्ग होगा किसका वीक होगा कलर के अकॉर्डिंग। चलो, तो पीएच स्केल जो होती है वो आपको पता है कैसी होती है, इस तरीके से एक पीएच स्केल होती है, ये पीएच स्केल मैंने बना दी, यहां पर होता है 0 और यहां पर होता है 14 और बीच में होती है 7 वैल्यू, यहां पर लिखी हुई होती है 6, है ना, 5 4 3 2 1। इसी तरीके से यहाँ 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेंज होती है। तो आपको पता है ये 7 होता है, तो ये तो 7 तो न्यूट्रल का हो गया, ये तो न्यूट्रल का हो गया। इधर जितनी भी वैल्यूज होती है ये सब एसिडिक होती है, इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, और 7 के इधर जितनी भी वैल्यू होती है इनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। सिंपल सी बात है। तो एसिडिक क्या हो गया, एक तरह से एसिडिक के लिए आप बोल सकते हो लेस देन 7 है, न्यूट्रल इक्वल टू 7, और बेसिक जो होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। ठीक है, ध्यान रखना कुछ ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है ब्लड का वो क्या होता है 7.4, स्टमक का HCl जो होता है स्टमक के अंदर 1 से लेकर 2 के आसपास, और टूथ डीके अगर हो जाए तो 5.5 के नीचे अगर आपका चल जाता है तो वो क्या हो जाता है आपके टूथ इनेमल हो जाता है, आपकी एक तरह से कैविटी बनने लग जाती है टीथ के अंदर। तो 5.5 पीएच के नीचे अगर आपकी माउथ का पीएच गिर जाता है तो टूथ डीके होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर रहती है। चलो, द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड द नेचर ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, व्हिच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट। देखो इसको देख लेते हैं अपन कौन सा करेक्ट है। तो लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस ऑरेंज कलर, कलर ऑफ पीएच पेपर ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। तो विप ग्योर, विप ग्योर रेड, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज ही आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3, ठीक है। नेचर ऑफ सोल्यूशन बेसिक, अरे भैया एसिड होता है, एसिड होता है, ये यहाँ पे गलत हो गया, तो कुल मिला के ये ऑप्शन गलत हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक दिया हुआ है। 10 थी अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू होती है उसकी, 10 मैंने आपको बताई भी थी, है ना, स्टमक टेबलेट मैंने आपको बताई थी आपको, तो 10 ही होता है, सही बात है। और ब्लू कलर विप ग्योर, विप ब्लू कलर पे आएगा, ये सही है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला सही दिख रहा है। गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस रेड कलर, बिल्कुल सही बात है, गैस्ट्रिक स्टमक 1 और 2 होता है उसका, रेड कलर। अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू 6 नहीं यार, 1 2 होता है उसका, यहाँ पे गलती कर दी, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर होता है, तो प्योर वाटर है येलो, 7 न्यूट्रल, तो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, 7 होता है। येलो गलत बताया, ग्रीन कलर होता है, यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा प्योर होता है ना 7 जिसकी पीएच वैल्यू होती है, प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएच से। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, ये वाला देखो, ए बी सी डी है, तो देखो बी तो न्यूट्रल है, यहां पर 7 पे आ रहा है तो ये तो न्यूट्रल हो गया, तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, और ये ए है, ए क्या हुआ पता है, सबसे पहली बात डी, जितना ज्यादा जीरो के इधर क्लोज आएगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये थोड़ा सा वीक एसिड है। ठीक है, इधर चले तो ये एक तरह से 14 के इधर ज्यादा क्लोज है, जितना इधर जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, ये बेस है स्ट्रॉन्ग बेस। तो देख लो आपका ए आ रहा है, वीक एसिड कहां पर आ रहा है, वीक एसिड, वीक एसिड फिर न्यूट्रल और फिर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं वीक एसिड न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बात। चल नेक्स्ट, इंडिकेटर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम थोड़े से इंडिकेटर्स देख लेते हैं
कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार गिवन सोल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, एक तरह से कलर चेंज, कोई कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अपने कलर को चेंज करके बताते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल से आपको पता लगता है कि ना गिवन सोल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है। तो देखो इंडिकेटर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, चेंज करते हैं अपने कलर को, अपीयरेंस को इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के अंदर। दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। कुल मिला के गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये पता लगाने के लिए इंडिकेटर का यूज किया जाता है। अब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से, जैसे न्यूट्रल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑलफैक्टरी इंडिकेटर है। न्यूट्रल इंडिकेटर क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मींस नेचुरल, सॉरी न्यूट्रल, देखो मैं न्यूट्रल बोल रहा हूं। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर जैसे टर्मरिक है, नेचर से मिलने वाला है ना, जैसे टर्मरिक हल्दी से है ना, लिटमस सोल्यूशन होता है, लिटमस पेपर होता है, तो ये एक तरह से नेचर से मिलता है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स इसे कहते हैं। एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक मतलब मेन मेड होते हैं, मिथाइल ऑरेंज है जैसे फैक्ट्रीज लैब में बनाए जाते हैं, फिनोप्थिलीन है, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। और एक होता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल फैक्टरी मींस ये स्मेल बेस्ड होते हैं, है ना, फ्रेग्रेंस बेस्ड होते हैं, स्मेल बेस्ड होते हैं, तो स्मेल से पता लगाते हैं कि गिवन सोल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है। तो ये ऑनियन, देखो ये दोनों इंडिकेटर्स नेचुरल और सिंथेटिक, ये तो आपके कलर को चेंज करेंगे, कलर बेस्ड होते हैं, ये इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कलर बेस्ड होते हैं, और ये वाला इंडिकेटर स्मेल बेस्ड होता है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं अपन थोड़ा सा आगे। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जैसे लिटमस सोल्यूशन है, लिटमस पेपर है, टर्मरिक है, चाइना रोज है, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स है। कैसे करेंगे अपने कलर को चेंज, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर जो लिटमस है ना, लिटमस सोल्यूशन, वो तो हमारा क्या रहेगा, रेड ही रहेगा, लेकिन बेसिक में क्या हो जाता है वो ब्लू। सोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, सोल्यूशन के। अगर वही लिटमस पेपर होता तो लिटमस पेपर हमारे कैसे होते हैं, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। तो ये मैं लिख देता हूं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, मार्केट में भी मिलता है। ध्यान रखना, अगर 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 रेड लिटमस पेपर है तो BRB आपको याद रखना, BRB, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है कब, जब उसके बेस मिलता है, और ब्लू लिटमस पेपर है तो ABR याद रखना, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब उसको एसिड मिलेगा। क्लियर है, ये ट्रिक याद रखना। और दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, लेकिन ये लिटमस सोल्यूशन की बात कर रहा है, लाइकेन प्लांट होता है उससे मिलता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, तो रेड एसिडिक में रहेगा और बेसिक केस में हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन के अंदर ब्लू हो जाता है। ऐसे टर्मरिक होता है, टर्मरिक कैसी कलर की होती है, येलो कलर की, पीली कलर की होती है। तो क्या होता है, जैसे ही उसको बेस मिलता है, आप ध्यान रखना, कभी आपकी शर्ट पे करी गिर गई और आपने उसको साबुन से, सोप से रगड़ दिया, सोप में क्या होता है, बेस होता है, सोप से अगर रगड़ दिया तो वो रेड कलर छोड़ देगा, रेड कलर हो जाएगा, है ना, वो येलो कलर जो है ना वो कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर, क्योंकि आपकी करी के अंदर क्या होती है, टर्मरिक होती है। तो टर्मरिक रिएक्ट करता है किससे, बेस से, तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। एसिड में वो येलो ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। तो किससे मिलता है, टर्मरिक रूट से। चाइना रोज अगर आपने देखा, हिबिस्कस, ठीक है, डार्क पिंक और रेड कलर एसिडिक में, और बेसिक सोल्यूशन के अंदर वो ग्रीन हो जाता है, चाइना रोज। तो ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आप देखो नेचुरल इंडिकेटर्स है, टर्मरिक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे न्यूट्रल हमने लिया, न्यूट्रल सोल्यूशन लिया, तो न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर तो चाहे रेड लिटमस पेपर डालो चाहे ब्लू लिटमस पेपर डालो, नो कलर चेंज, क्योंकि न्यूट्रल है तो कोई कलर नहीं, रेड रेड में ही रहेगा, ब्लू ब्लू में ही रहेगा। लेकिन अगर आपका एसिडिक सोल्यूशन है, तो एसिड में मैंने आपको क्या बताया था, एसिडिक अगर सोल्यूशन है और आपने उसके ऊपर डाल दिया ABR, मैंने याद करवाया था, एसिडिक सोल्यूशन है तो उसमें आपने ब्लू जो होगा वो रेड में कन्वर्ट होगा, और अगर रेड है तो वो रेड ही रहेगा। तो देखो ABR एसिड, इसका मतलब है एसिड, एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है, तो ब्लू लिटमस पेपर देखो रेड में कन्वर्ट हो गया, और रेड हमारा रेड, ठीक है। ऐसे बेस के लिए मैंने याद रखा है BRB, BRB मतलब रेड टू ब्लू, है ना, कब, जब बेस मिलेगा उसको, तो बेस मिला तो ब्लू टू ब्लू ही रहेगा, लेकिन रेड टू ब्लू हो गया, बेस मिलेगा, ठीक है, तो बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और ब्लू हमारा क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। ऐसे ही हमारे टर्मरिक सोल्यूशन देख लेते हैं। टर्मरिक क्या होता है, हमारा हल्दी होती है, तो हल्दी के पाउडर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड है या बेस है। तो न्यूट्रल के अंदर तो वो येलो ही रहेगा, कोई फर्क नहीं, लेकिन बेस के अंदर जाएगा तो वो रेड कलर का हो जाता है, तो बेस के अंदर, और बाकी एसिड के अंदर भी कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो का वही रहेगा, और बेस के अंदर वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स मैंने क्या बताया, जो हम स्मेल से पता लगाते हैं, ठीक है, ये स्मेल बेस्ड होते हैं। तो जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑनियन एक्सट्रैक्ट है, वनीला एसेंस है, क्लोव ऑयल है, लौंग का ऑयल है, ये तीनों हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल बेस्ड होते हैं। तो ऑनियन एक्सट्रैक्ट से कैसे, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर ये तीनों के तीनों ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है ना, अपनी स्मेल को क्या रखते हैं, रिमेन्स रखते हैं, उनकी स्मेल जो है ना वो बरकरार रहेगी। लेकिन वही अगर वो बेसिक सोल्यूशन में चल गए, है ना, बेसिक सोल्यूशन अगर उनको मिल गया,
तो क्या हो जाएगी, इनकी स्मेल वनिश आउट हो जाएगी। कुल मिला के इनकी स्मेल जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, याद रखना। ठीक है, तो एसिडिक में तो इनकी स्मेल रहेगी। जैसे ऑनियन का है तो ऑनियन का जूस है ना, उसके अंदर मैंने डाल दिया क्या, ऑनियन के जूस में स्मेल आएगी, आपको पता है। या कपड़ा भिगो के डाल दो तो उस कपड़े के अंदर बदबू आएगी, स्मेल आएगी। ठीक है, अब उसमें क्या कर दिया आपने, उस कपड़े को एक तरह से, उस कपड़े के ऊपर एसिड डाल दिया ना, तो उसकी जो बदबू थी, स्मेल, वो क्या हो जाएगी, एक तरह से गायब हो जाएगी, है ना, वॉश आउट हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर हो जाए तो समझ जाना यार मैंने इसके ऊपर जो डाला, इस कपड़े के ऊपर, वो बेसिक सोल्यूशन है। और अगर डिसअपियर नहीं हो रही है, फिर भी आ रही है आपको फ्रेग्रेंस, जब भी आ रही है आपको स्मेल, तो इसका मतलब है कि एसिडिक सोल्यूशन। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। ऐसे वनीला एसेंस होता है, क्लोव ऑयल यहाँ पर होता है। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स। तो कुल मिला के हमने क्या पढ़ा, लिटमस बेस में ब्लू रहता है, एसिड में रेड होता है। टर्मरिक क्या होता है, बेस के अंदर रेड हो जाता है, ब्लू, एसिड के अंदर येलो रहता है। फिनोप्थिलिन, फिनोप्थिलिन क्या करता है, पिंक कलर हो जाता है बेस के अंदर, एसिड के अंदर कलरलेस। और मिथाइल ऑरेंज जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बेस के अंदर तो येलो और एसिड के अंदर रेड। ये आपको याद रखना है, कलर्स कॉम्बिनेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब मैं समझाता हूं। जैसे यहां पर आपने देखा कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसको हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, तो ये जो 5H2 होता है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। कुल मिला के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स नंबर है 5H2। अगर कॉपर सल्फेट के साथ में 5H2O बन गया तो वो एक तरह से क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये ब्लू कलर का होता है, ध्यान रखना। ये क्या बनेगा, ये एक तरह से ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू कलर, इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। लेकिन ओनली अगर मैंने कॉपर सल्फेट लिखा, कुल मिला के मैं इसकी 5H2O जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर दूं। कैसे कर सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव, इसको मैं हीट कर दूंगा। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये हाइड्रेटेड है, ये क्या है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये सॉल्ट होता है कॉपर सल्फेट, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अगर मैंने इसको हीट किया तो हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, एक तरह से इसकी, एक तरह से मॉइस्चर यहां से हट जाएगा, है ना, यहां से वाटर हट जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट होने के बाद में कॉपर सल्फेट बन जाएगा। अब कॉपर सल्फेट जो होता है वो कलरलेस होता है। आ रही बात समझ में, तो कुल मिला के इसका कलर उड़ गया, यहाँ पे कलर है इसके पास में, यहाँ कलर उड़ गया। तो ये होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या करता है ये, इट गिव्स द सॉल्ट इज शेप, शेप देता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कलर देता है, जैसे मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन फॉर्म इसको देता है। क्लियर है, जैसे कॉपर सल्फेट डॉट, यहाँ पर आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रही है। जिप्सम के अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, 2H2O, ये देखो वाटर ऑफ दिख रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिख रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको दिख रहे हैं। मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर MgSO4.7H2 होता है, तो ये देखो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आयरन सल्फेट FeSO4.7H2O, ये दिख रहा है आपको 7 मॉलिक्यूल। तो इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, अब सॉल्ट की तरफ चलते हैं। एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, सॉल्ट की तरफ। फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एसिड, मैंने आपको बताया था सॉल्ट कैसे बनता है। एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, सॉल्ट बन रहा है। तो ये सॉल्ट कौन सा है, जैसे HCl लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl बन गया, तो NaCl प्लस वाटर यहाँ पर बनता है। तो इस तरीके से हमारी सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। ये क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं सॉल्ट, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था। इंपॉर्टेंट सॉल्ट कौन कौन से, जैसे कॉमन सॉल्ट आपको याद रखना है NaCl, है ना। तो NaCl क्या करता है भैया, फ्रॉम HCl और NaOH। कैसे बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा ये सॉल्ट, ये आपका बनेगा हाइड्रोक्लोरीन गैस HCl, हाइड्रोक्लोराइड लिया मैंने, HCl लिया, और सोडियम, एसिड प्लस बेस लिया, HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इससे हमारा NaCl बन गया। किसके यूज में आता है, फूड में यूज आता है कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल फॉर मेनी केमिकल्स में इनका यूज होता है। चलो, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अब देखो ये मेन है, ध्यान रखना, कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस से किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। यहां पर ब्राइन दिख रहा है, ये जो ब्राइन होता है ना, ब्राइन सोल्यूशन, ये ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, जब NaCl आपका कॉमन सॉल्ट जो है ना NaCl, इस NaCl को जब वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मतलब इनके पास में, इनके इसके लिए हमारे को इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमने जब इसको पास करवाई तो क्या हुआ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म होगी। तो ध्यान रखना, जब भी कास्टिक सोडा बनेगा तो कास्टिक सोडा बनेगा कैसे, कास्टिक सोडा देखो यहाँ पर बन गया, तो कास्टिक सोडा कैसे बना, NaCl वाटर के साथ में रिएक्ट किया, इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, तो NaOH बन गया। तो कुल मिला के बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। किसमें यूज होता है, सोप के अंदर, सोप, पेपर, टेक्सटाइल्स, क्लीनिंग एजेंट, इनमें सब में इसका यूज होता है। ऐसे बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन। ध्यान रखना, क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है बेस, क्लोरीन गैस बनती है, हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस बहुत काम आती है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर,
ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, इस क्लोरीन गैस से बनेगा। तो क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन आनी चाहिए अपने को, क्लोर एल्कली प्रोसेस से अपन क्लोरीन गैस बनाते हैं। क्लोरीन गैस बनने के बाद में हमारी ब्लीचिंग पाउडर भी बन सकता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अभी बनाएंगे। ऐसे बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 कैसे बनता है NaHCO, माइल्ड बेस है सबसे पहली बात। बेकिंग मेडिसिन, एंटासिड यूज एज एंटासिड, फायर एक्सटिंग्विशर इनमें यूज होता है। देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है। हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ऑब्वियसली बात है मैटर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से ये बेकिंग सोडा हमारा होता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, तो फ्रॉम बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा था हमारा, बेकिंग सोडा क्या था हमारा, बेकिंग सोडा था हमारा NaHCO3, ठीक है। इससे बनता है हमारा कौन, इससे बनता है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। कैसे करते हैं, देखो बेकिंग सोडा से कैसे बनेगा, NaHCO3 हमारा क्या था, ये था हमारा वॉशिंग सोडा, ये था हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो Na2CO3 बन गया। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब Na2CO3 के साथ में अगर मैं इस Na2CO3 के साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब 10H2O वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर रख दूं तो क्या बन जाएगी, एक तरह से Na2CO3.10H2O बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक तरह से ये बन गया फॉर्मूला किसका, वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा याद रखना किससे बनता है, बेकिंग सोडा से। किसमें काम आता है, वॉशिंग के काम में, ग्लास, सोप, वाटर सॉफ्टनिंग, इसके काम में आता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अभी मैंने आपको बताया, ये Cl कहां से आया, ये आया अपना क्लोर एल्कली प्रोसेस से, है ना। NaOH बना था, क्लोरीन हाइड्रोजन गैस बनी थी या नहीं बनी थी, क्लोर एल्कली प्रोसेस से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, इनसे बनता है हमारा क्या, एक तरह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलो, डिसइंफेक्ट, ब्लीचिंग क्लोथ, मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर, इनमें यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर क्रिस्टलाइजेशन लग रही है हमारी यहाँ पर, है ना। किससे मिलता है, पीओपी, जिप्सम से मिलता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O होता है। जब उसको हीट करते हैं तो कुल मिला के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टूट जाती है। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको जब हीट करेंगे 343 केल्विन पे, तो 343 केल्विन पे जब हमने इसको हीट किया तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। प्लस 3/2H2, इसमें टूट गया हीट करने पर। तो जिप्सम से ये हमारे को मिलता है, किसके यूज में आता है, डॉक्टर कहता है जब आपकी हड्डियां टूट जाती है, बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, तो प्लास्टर करने को आता है, वही है पीओपी। स्टैच्यूज मेक करने के लिए, सर्जिकल बैंडेज के लिए यूज किया जाता है। रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ में रिएक्ट करके ये वापस से क्या बन जाता है, जिप्सम। अगर पीओपी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो फिर वापस से 2H2O बना लेगा, है ना, जिप्सम बना लेगा। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैं बता चुका हूं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली बाउंड विद द क्रिस्टल्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया था ना, ये सारी की सारी चीजें बता चुकी है, वापस स्लाइड ऐड हो गई। चलो, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स मैं आपको बता चुका हूं। न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनेगा, एसिडिक, न्यूट्रल सॉल्ट सॉरी। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है, बेसिक सॉल्ट। वीक एसिड, वीक बेस मतलब न्यूट्रल हो गया तो न्यूट्रल, ठीक है। तो इस तरीके से ही सॉल्ट होते हैं हमारे। ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, ग्लूकोज जो होते हैं और एल्कोहल, अब देखो ग्लूकोज जो होता है वो होता है C6H12O6, एक क्वेश्चन होता है बच्चों का, और एल्कोहल जो होता है वो C2H5OH होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और जिसमें हाइड्रोजन होती है तो वो तो H+ आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा वाटर के अंदर जाने के बाद में। एक्वस सोल्यूशन में इसको डालेंगे तो ये वाटर H+ आयन रिलीज करेगा, नहीं। जो ग्लूकोज और एल्कोहल होता है ना, ये एक तरह से H+ आयन रिलीज नहीं करते, इस वजह से इनको एसिडिक कंसीडर नहीं किया जाता। और अगर ये एसिड नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ना तो ये एसिड है ना बेस है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ग्लूकोज C6H12O6 एंड एल्कोहल ये होता है, ये क्या करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जैसे इनको डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, तो ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। और डिसोसिएट अगर आयंस में नहीं होंगे तो क्या होंगे, सिंस इलेक्ट्रिक करंट इन सॉल्यूशन इज कैरिड बाय फ्री आयंस। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो फ्री आयंस से ही कैरिड होते हैं, तो दे कैन नॉट कंडक्ट। तो यहाँ पर फ्री आयंस बने ही नहीं, तो नो फ्री आयंस मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ ओनली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दे डिसॉल्व इन वाटर एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इनको जब डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो कुल मिला के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। करंट कैन नॉट पास थ्रू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से करंट पास होता नहीं है, तो ये एक रीजन इसका है। इसलिए ग्लूकोज और एल्कोहल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है
जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। यहां पर आप देख रहे हो, जैसे देखो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, ठीक है। HCl जो होता है वो एसिड होता है, या कोई बेस भी ले लो तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन ग्लूकोज सोल्यूशन ले लिया आपने, अल्कोहल ले लिया, ये डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप देख रहे हो ये बल्ब आपका जल रहा है, सर्किट से हमने कर दिया एक तरह से, ये आयरन हम रोड लगा दी है, यहाँ पर नेल लगा दी है, तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस केस में सर्किट बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ग्लूकोज अल्कोहल है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ, इसके बाद में ये लेक्चर अपना एंड हो जाएगा। 1 घंटे का लेक्चर हो गया भैया, ठीक है। बोला 30 मिनट था, 1 घंटे लग गए। चलो, द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप, इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट सेपरेटली विद ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, द केसेस इन विच द बल्ब विल ग्लो, है ना। तो यहां पर बताओ किस में ये बल्ब ग्लो करेगा। तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज और हमारा किसमें नहीं, अल्कोहल में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बाकी एसिड बेस कुछ भी हो चलेगा। तो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक इसमें करेगा, बिल्कुल करेगा, इसके अंदर डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड करेगा बिल्कुल। ग्लूकोज सोल्यूशन नहीं करेगा, अल्कोहल नहीं करेगा। फर्स्ट एंड सेकंड कहां पर आ रहा है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर है? चलो, तो इसके साथ में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फास्ट रिवीजन था, 1 घंटे के अंदर अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। 1 घंटे के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।